नाज़रीन, वेलकम टू रुपया पैसा। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि एज़ द स्टोरी अनरेवल्स, एज़ द पॉलिटिकल जिसे आप कहते हैं स्टोरी अनरेवल्स, तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर रूनुमा हो रहे हैं। आज फिर एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म साबिक जो थे वो हमारे मुल्क के जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनकी बड़ी उम्मीद और तवक्कुआत थी कि उनको शायद नाअहल जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए किया गया है। इसके बाद फिर वो दोबारा से पॉलिटिकल सीन के अंदर वापस आ जाएंगे और कम बैक होगा, और फिर जैसे एक फ़िल्म का डायलॉग था आई विल बी बैक, वो वापस आके सियासत के अंदर जो है अपना किरदार जो है उसको हासिल कर लेंगे। तो वो हो ना सका। अब जो है ये अनलिमिटेड है, यानी अनटिल ही इज़ अलाइव, तो वो अन्नाअहल हो गए। और साथ ही साथ जो है JKT यानी जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि मैंने काफ़ी अरसे पहले इसकी बहुत सारी जगह के ऊपर निशानदेही कर दी थी कि जो लोग चीज़ों के ऊपर फैसले करते हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब को आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब बुनियादी तौर पर, ये मैं आपको माजी की बात बता रहा हूँ, और मैंने आपको कहा था जो भी वजह बनेगी, खैर वजह बन गई, हम फैसलों के ऊपर तो कोई भी बात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पहले पेशगोई कर दी थी कि जहांगीर खान तरीन साहब की जो सियासी हैसियत है उसमें आगे चल के हमें कमी दिखाई देगी, और शायद वो जिस मनसब के ख्वाह हैं, क्योंकि वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो अब बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अब जो है हमारी ख्वाहिश यही है कि हम इसके ऊपर बात करें, और बड़ी आम गुफ्तगू यहाँ इस हिसाब से भी है कि मुल्क की मईशत के ऊपर भी बिजलियाँ गिरेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उम्मीद और तवक्कुआत लगाई हुई थी कि नॉन लीग दोबारा से वापस आएगी और पॉलिटिकल पॉलिसियाँ ऐसे ही चलेंगी, और जनाब नॉन लीग के वापस आने के बाद जनाब इमरान खान का कोई चांस नहीं है, PTI बिल्कुल नहीं आ सकती, पीपल पार्टी सिंध तक महदूद, वगैरह वगैरह बहुत सारी क़यासाराइयाँ की गई थी। लेकिन अचानक स्क्रिप्ट के अंदर तब्दीली आ गई, कहानी में ट्विस्ट, और उसके बाद आज देखें तो पाकिस्तान की माशी शक्ल भी आपको तब्दील होती दिखाई देगी। यहाँ पर जनाब इस सियासी फैसले के नतीजे में एमनेस्टी स्कीम का क्या बनेगा, इसके ऊपर भी बात करनी होगी। एमनेस्टी स्कीम क्योंकि कानून के तौर पर आई, चैलेंज भी होगी, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि आगे आने वाली हुकूमत इसको नल एंड वाइड करने का इख्तियार रखती हो। इसके साथ साथ FATF का भी मामला है, इन्होंने बड़ी जल्दबाजी के अंदर एमनेस्टी का जो भी स्कीम थी उसको अनाउंस किया, अपनी जान छुड़ाई, लेकिन बंदा फिर भी नहीं बचा सके, बंदा फिर भी क्रॉस हेयर में आ गया, ऑन द पॉलिटिकल क्रॉस हेयर, एंड नाउ ही हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड, आई गेस फॉर एवर, फॉर व्हाट आई अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ FDI का भी एक बहुत मेजर इशू है। मैंने पहले कहा था कि ये FATF का मामला होगा, तमाम चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, पैसा कहाँ से आया, किधर से लाए हो, पता कराओ, सब चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, डिटेल का भी मालूम करना पड़ेगा, वो सिलसिला भी अपनी जगह मौजूद है। और मुल्क को बहुत सारे दरपेश मसाइल हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैरूनी कर्जे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस मुल्क के मारूफ इसकर जनाब हाजी गनी उस्मान साहब के साथ कि उनका क्या ख्याल है कि अब मुल्क की मईशत जो है वो किस करवट बैठेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम इस सियासी बहरान के मुतालिक जो अब पैदा होगा। जो चीज़ें हैं ज़ाहिरी बात है उनको ये साइड रख देते हैं। मेन एम यही होता है कि बेसिकली जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनके ऊपर ना तो मैं कोई तबसरा करता हूँ ना कोई डिस्कशन, लेकिन उसके नतीजे में होने वाली जो चीज़ें होती हैं उससे मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, और ख़ास तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, मारूफ स्टॉक ब्रोकर हैं, ट्रक होल्डर हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साबका मेंबर और किंग मेकर भी कहलाया करते थे, अब का मालूम नहीं, पता कर लेंगे। आपको वेलकम करता हूं शो में हाजी गनी उस्मान साहब। हाजी गनी उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। हाजी साहब, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा जनाबे वाला, ये जो फैसला आया है और उस फैसले के नतीजे में नॉन लीग के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जा रही है, आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे होंगे कि जैसे माजी में होता था, आप लोगों ने सोचा हुआ था, आपने अपने जहन में एक बयानिया बनाया हुआ था कि नून लीग की कंटिन्यूटी में रहेगा और नवाज शरीफ साहब का ही नुमाइंदा कोई दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। शायद अब वो ना हो पाए, शायद वो हो भी जाए, लेकिन इस फैसले के नतीजे में आपके ख्याल से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मईशत पर और स्टॉक मार्केट पर, उसके बारे में बताएं जी। देखिए, इससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले सुने।
कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाअहल किया वज़ीर आज़म को, इसके बाद आपने देखा कि उन्होंने मुस्लिम लीग के सदारत के लिए नाअहल किया। आज आपने अभी 11 बजे तीसरा फ़ैसला सुना कि ताहयात वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। अब वजूहत क्या है क्या नहीं है, जो कानून है या हमारी सुपीरियर कोर्ट ने जो फ़ैसला कर दिया है, ठीक है कि भाई इस वक्त तो उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी का बड़ा बना दिया है। इस तरह बिग प्लेयर जो पीटीआई के थे जहांगीर तरीन साहब, उनका भी आज फैसला आया है कि उनको भी नाअहल करार दिया गया है। नो डाउट कि वो भी एक पार्टी में बहुत अच्छी, अपनी पीटीआई में बहुत अच्छी नुमाइंदगी रख रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त की जो बातें हैं कि भाई ये दो साहब नाअहल है, तो ये तो नज़र ही आ रहा था कि करंट जो अभी आपकी देखें कि करंट में अभी आपकी केयर टेकर हुकूमत आने में मेरे ख्याल में आज के दिन के बाद 45 दिन रह गए हैं। अब जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने अपोजिशन से पार्टी से बात भी की है रिगार्डिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, और आपके मीडिया पे न्यूज़ पे ये बातें आ रही है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इस तरह सूबों में भी केयर टेकर हुकूमतें आएगी। अब इलेक्शन तो अभी तक तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन इन टाइम होगा। लोग कहते थे कि सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, तो माशाल्लाह सेनेट का अभी जो भी हुआ एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो हुआ, जिसने जिसको चाहा उसको वोट दिया, और मैं तो कहता हूँ कि मेजॉरिटी इज़ द ऑथोरिटी। चाहे ये तो आपने कर दिया एक पॉलिटिकल तज्जिया जनाबे वाला, मुझे ये बताएं मईशत के ऊपर कोई इम्पेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग अपना एक जहन बना लेते हैं, आपका जहन बन जाता है अब नवाज शरीफ दोबारा आएगा या उसका कोई नुमाइंदा आएगा, तो बस फिर आपका माइंड सेट बन जाता है। देखिए, अब हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में 3 पार्टियाँ नज़र आ रही है, नून लीग, पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी। अब हर पार्टी का अपना अपना सूबा का वो हो गया है कि सिंध में पीपल्स पार्टी चल रही है, केपीके में तहरीक इस्तिकलाल चल रही है, पंजाब में मुस्लिम लीग चल रही है। अभी तक ये समझ नहीं पड़ती कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और हर सूबा अपने अपने सूबे में फेवरेट है, जो पार्टी है अपने अपने सूबे में वो फेवरेट है। अब जो भी हुकूमत आएगी वो मुझे लगता है कि जॉइंट कोलिएशन हुकूमत आगे जाके आने की नज़र आ रहा है। हाँ, ये आपकी सोच और फिक्र है, लेकिन अखबार जो अमूमन सोचते हैं, कहते हैं, या इंटेलेक्चुअल्स ड्राइंग रूम में सोचते हैं, वो होता नहीं है। मियां अजहर साहब को वज़ीर आज़म बनाने की बात की थी प्रोग्राम से पहले भी, मैं आपको बता रहा था, मुशर्रफ साहब ने, तो ऐसा महसूस होता था जहां पर मियां अजहर जाते थे, जो कि साबिक गवर्नर थे पंजाब के, तो लोग ऐसा सोचा करते थे कि वज़ीर आज़म आ गया, अगला वज़ीर आज़म आ गया। उन्होंने शेरवानी भी सिलवा ली थी, लेकिन फिर बाद में जो भी लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, लिखते हैं, मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं उन्होंने नहीं बनाया। इसके अलावा इम्तियाज़ शेख साहब, आपको पता होगा सिंध के अंदर पहले एक वज़ीर आला हुआ करते थे, उनके साथ बड़े मंसूब भी थे, सरकारी अफसर भी थे, उनको भी शेरवानी सीने के लिए दे दिया आपने, वो नाप अपना करवा रहे थे, लेकिन उनको भी वज़ीर आला नहीं बनाया। सर, आप लोग सोचते हैं, कहानी बनाते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि बयानिया वैसा ही निकले। मेरे ख्याल से बयानिया कुछ और हो सकता है, और ऐसा मुझे महसूस होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं होगी। एमनेस्टी स्कीम मुमकिन है कि औंधे मुँह गिर जाए, और ऐसा भी मुमकिन है कि इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ये रिटेन ना की जाएं, और आगे आगे आने वाले दिनों के अंदर बजट भी चेंज हो जाए, ऐसा ख्याल है मेरा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे इस बारे में तज्जिया लूँगा कि अगर इस तरह का नैरेटिव बनता है तो फिर पाकिस्तान की मईशत किस समझ जाएगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम यही सियासी मुआशी तनाव और जो इसके नतीजे के अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि फॉल आउट होगा, उसके बारे में अभी सोचना जो है वो कदरे मुश्किल है।
वजह यह बन रही है कि पॉलिटिकल मंजरनामा जो है यकसर तब्दील हो गया। इसकी तब्दीली उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से वज़ीर आला बलूचिस्तान जो साबका थे उन्होंने अपनी सीट खोई। उसके बाद अंदाज़ा हो गया कि सिलसिला बदलेगा, लेकिन लोग बज़िद थे, उन्होंने मेरी बात न सुनी। मार्केट पर भी इसके बड़े संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से द्योमालाई कहानियों पर यकीन करे बैठे हैं और उसके नतीजे में मार्केट के बारे में एक तासुर पैदा हुआ सिंगल डायरेक्शन मार्केट का। अब हो सकता है कि वो सिंगल डायरेक्शन मार्केट चेंज हो जाए। मैं इसी सवाल को पूछूंगा अपने फाजिल मेहमान से, हाजी गनी हाजी उस्मान साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि अभी तक सिंगल डायरेक्शन मार्केट जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की बुनियाद के ऊपर चल रही थी, अब उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। उसमें झटका ज़रूर आया, लेकिन लोगों ने ऐसा सोचा कि कंटिन्यूटी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, मार्केट कहाँ जाएगी? देखिए, मार्केट आपने देखा कि 52,000 से 38,000 पे मार्केट आई। इसके बाद आपने देखा कि आज मार्केट 46,000 पे है। अब करंटली जैसे मार्केट की सिचुएशन है कि हमारे यहाँ अभी भी बेहतर कंपनियों की आज की मार्केट वैल्यू पे भी 8 से 9% की एवरेज डिविडेंड यील्ड है। नो डाउट कि हमारे मुल्क में मैं मानता हूँ कि करंट ईयर इज़ द सिचुएशन चेंज ईयर के इलेक्शन ईयर है, और अभी 45 दिन के बाद आपके यहाँ केयर टेकर हुकूमत आएगी। केयर टेकर हुकूमत के पास नो डाउट कि अभी आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने नौकरियों पे भी पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी है। अब केयर टेकर भी चारों सूबे में भी केयर टेकर आएगी, सेंटर में भी केयर टेकर आएगी, और फिर उनको अगर जो एक दिन आगे अगर जो केयर टेकर आ जाती है तो 90 दिन में इलेक्शन कराना होगा, या आखिरी दिन पे केयर टेकर आती है तो 60 दिन में उसको इलेक्शन कराना है। अब इलेक्शन में वही मैं जहाँ तक अभी तक भले मैं देख रहा हूँ कि आज भी आपने फैसला कहा देखा कि जो फैसला आज आया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जो पीटीआई के जहांगीर तरीन साहब है उनको पूरी ताहल मतलब ताहयात कहते हैं जिसे, वो नाहल करार दिया है। अब मेरे ख्याल में तो इसमें कोई अपील की तो गुंजाइश नहीं होती होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेंच का 5 मेंबरों की बेंच का फैसला है। मैं कानूनी पेचीदगी को तो नहीं जानता। यहाँ पर एक चीज़ का आपने जिक्र किया, उसको मैं ज़रा क्लियर करना चाहूँगा। आपने यील्ड का जिक्र किया, लेकिन इन डॉलर टर्म्स ये यील्ड शायद नेगेटिव हो। उसकी वजह ये है कि जब रुपी डिप्रिशिएट कर जाता है, रुपी की कदर में गिरावट आती है और डॉलर जो है तगड़ा हो जाता है, तवाना हो जाता है, और जनाब WWE का रेसलर बन जाता है और खूब पिटाई लगाता है पाक रुपी की, तो फिर उसके बाद यील्ड्स जो हैं वो कदरे जो है उनकी जो आप कह सकते हैं कि ब्लेटेंट ऑब्वियस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उस पर बहुत ज़्यादा इरोजन आ जाती है। आपने ये बात की 8-9% की, सर ये इरोड हो गया, ख़त्म हो गया, इसको तो पानी का रेला ले गया अपने साथ, फिनिश। इसके बारे में बताएं। अली, ऐसी बात नहीं है। देखिए, डॉलर जैसे आपने कहा ना कि डी वैल्यू हुआ, करंटली आपने देखा कि डॉलर ये आखिरी जो डी वैल्यू हुआ वो आपने देखा कि 8 to 9% 2 टर्म में डी वैल्यू हुआ। आज डॉलर 115 रुपये, ऑफिशियली 115 रुपये डॉलर है। अब मेरी अब फोरकास्ट है कि आने वाले 1 साल तक आपका डॉलर है ना वो 115 या 117 की रेंज पे ही रहेगा। और अब जो उसने दुनिया से जो पाकिस्तान में आके आप मंजूर वसान साहब की तरह आप तो नहीं देखते? नहीं, देखिए, ख्वाब नहीं देखते हम, एक फोरकास्ट तो इंसान दे सकता है ना, एक हमारी सोच है कि भाई देखिए ना, अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर जो पाकिस्तान में 115 रुपये का डॉलर केस करा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, तो उससे आज की तारीख की 8 to 9% की यील्ड है। दुनिया में वो 2-3% से ज़्यादा नहीं कमा सकता। नो डाउट कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर कंट्री रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं कि भाई किस कंट्री में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो मेरी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेगा जब मैं तो डॉलर की कदर के अंदर इजाफा देख रहा हूँ, रुपए की कदर में कमी देख रहा हूँ। मेरी कंपनियों की प्राइसेस लिस्टेड है रुपीस के अंदर और उन्होंने डिविडेंड पे करना है रुपीस के अंदर, तो वैल्यू लूज कर गए। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कोई हैदराबाद तो नहीं चक्कर लगा के आया ना, मतलब वहां तो नहीं उसको दिमागी इलाज के लिए भेजना हमने कि वो आके अपना नुकसान करके जाएगा। सर, आप खुद कारोबारी आदमी हो, नो डाउट 1 पैसे का नुकसान नहीं करोगे आप।
तो वो क्यों करेगा वहां से अपना घर छोड़ के आके हमारे पास नुकसान? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि 115 या 115 पे इनकेस कराएगा। आज जो इनकेस कराएगा तो उसे 115 मिलेंगे ना, तो 115 पे इनकेस करा के अगर जो 1 साल तक वो इन्वेस्ट करता है तो उसे 8-9% की यील्ड मिलेगी। आप जैसे आप बट दैट यू आर सेइंग सब्जेक्ट जैसे आप भी तो सब्जेक्ट टू है ना, आप डी वैल्यू हो जाएगा आपकी भी, तो बात मैं नहीं कह सकता ना। नहीं, ये बात वैसे आप भी सब्जेक्ट टू है, मैं भी सब्जेक्ट टू, लेकिन आपने बोथ आर सब्जेक्ट टू। हाँ, लेकिन द इशू इज दैट, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट टू क्लैरिटी यही है कि अगर करेंसी रेट यही रिटेन, यस, ये तो मानेंगे देन हाउ, यस ऑफ कोर्स, अगर उसको ये एश्योरेंस मिल जाती है कि आगे जाके जो है वो इस रेट के अंदर ज्यादा रद्दोबदल नहीं होगा, तो फिर उसके लिए अट्रैक्टिव है। अब फिर उसके लिए अट्रैक्टिव है। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल दे दूं कि आज से 40 साल आगे पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट था ना, लोगों को एक किस्म का डॉलर का क्रेज है मेरी नज़र में। मैं आज से 40 साल आगे जो पाकिस्तान का रेट था, इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान में जो सेविंग डिपॉजिट के रेट थे, दोनों को कंपेयर करें, और डॉलर रेट को भी आज तक लेके आए, और डॉलर के 115 पे भी लेके आए, डॉलर में आपको जो मुनाफा हुआ वो भी लेके आए, और सामने नेशनल सेविंग में जाए तो मेरे ख्याल में आपको रुपए ज़्यादा बनते हैं। दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर टुडे। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव पेश किया है, और ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन के लिए बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन कन्वे की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो के ऊपर शामिल हुए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ। चाहता है वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।